आज से तकरीबन 1444 साल पहले अरब की इसी धरती पर खड़े होकर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबों को और पूरी दुनिया को ये बात कही थी कि इस्लाम में शराब हराम है। यानी कोई भी मुसलमान जो जन्नत में दाखिल होना चाहे उसे चाहिए कि वो शराब को हाथ ना लगाए। जिसके बाद वहाँ के अरबियों ने अपने घर में रखी शराब को बाहर लाकर उड़ेलना शुरू कर दिया। देखते ही देखते ऐसा लगने लगा जैसे शराब की बाढ़ आ गई हो। तब से लेकर अब तक मुसलमानों में बहुत से लोग शराब को हाथ लगाना भी पसंद नहीं करते। लेकिन जिस सरजमीन पर खड़े होकर नबी साहब ने ये बातें कही थी, आज उसका हाल देख लीजिए। बर्रे सगीर में यानी इंडो पाक और बांग्लादेश में एक मुसलमान सालाना जितना रुपया नहीं कमा पाता, उससे ज़्यादा तो यहाँ पर एक मुजरे की महफिल में उड़ा दिया जाता है। लेकिन इन सबको छोड़कर सऊदी अरब की कुछ खासियतें भी है। आप यहाँ जाकर शांति वाली ज़िंदगी जी सकते हैं, अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। दूसरे देशों के मुकाबले यहाँ क्राइम रेट बहुत कम है। गुनहगार गुनाह करने से पहले सज़ा से डरते हैं, क्योंकि सज़ा होती ही इतनी भयानक है। चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाते हैं, रेप करने वाले की गर्दन चौराहे के बीच में लाकर काटी जाती है, क्योंकि ये इस्लाम का सख्त शरिया कानून है। दिल्ली में साहिल नाम के शख्स ने साक्षी नाम की लड़की को चाकू के 36 का मारकर हलाक कर दिया। लेकिन अरब की सरजमीन पर कोई शख्स किसी औरत को चाकू तो दूर की बात, अपने नाखून से खरोंच मारने से पहले भी 100 बार सोचेगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान नहीं सऊदी अरब है और हर जगह ऐसा ही कानून होना चाहिए। और आज इसी सऊदी अरब के बारे में हम जानेंगे कि ये कैसे वजूद में आया। नजद, हिजाज, अल-हिसा और असीर के पूरे इलाके पर फैला हुआ ये आज का सऊदी अरेबिया है। लगभग 3 सदियों तक बहुत सी सल्तनत और कबीले सऊदी अरेबिया के इस हिस्से पर कंट्रोल करने की कोशिशें करते रहे। यहाँ पर ताकत पाने के लिए कबीलों का आपस में लड़ना इनकी एक आदत थी। इन्हीं कबीलों में से एक कबीले का नाम सऊद भी था, जिसके नाम पर आज का सऊदी अरेबिया कायम है। इस कबीले ने कब और कैसे उरूज पाया, इनके खानदान को तड़ी पार क्यों किया गया था, फिर आले सऊद ने दोबारा ताकत कैसे हासिल की थी और कैसे ये आज का सऊदी अरेबिया वजूद में आया था, खिलाफत उस्मानिया और वर्ल्ड वॉर 1 से इनका क्या नाता रहा है। और दोस्तों, क्या आपने लॉरेंस ऑफ अरेबिया के बारे में सुना है? सऊदी अरब के बनने में लॉरेंस ऑफ अरेबिया का क्या हाथ था? आइए जानते हैं ये सब कुछ। इस अरेबियन पेनिनसुला को ओटोमन तुर्कों ने 1516 और 1517 में ओटोमन ममलुक वॉर्स में जीता था, मिस्र के ममलुकों को हराकर। उस वक्त अशरफ कुंसुल गौरी ममलुकों के राजा थे। इनके साथ ही ममलुक सल्तनत का भी खात्मा हो गया, जिसके बाद उस्मानी तुर्कों ने आज के सऊदी अरब में से हिजाज के इलाके का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। उस्मानी तुर्कों ने ये कामयाबी सुल्तान सलीम फर्स्ट के दौर में हासिल की थी। हिजाज के पवित्र इलाके को कंट्रोल में लेने के बाद सुल्तान सलीम ने खुद को मुसलमानों का खलीफा भी घोषित कर दिया था। अगर सऊदी अरब की बात करें तो ये इलाका इतिहास के हिसाब से 5 अलग अलग हिस्सों से बना हुआ था। अहमर के दरिया किनारे पर मौजूद हिजाज का वो हिस्सा है जहाँ पर मुसलमानों के 2 पवित्र शहर मक्का और मदीना मौजूद है। इसके बीच में नजद के इलाके में आज के सऊदी अरब की राजधानी रियाद मौजूद है, और इसी बीच वाले हिस्से में मॉडर्न सऊदी अरेबिया की शुरुआत भी हुई थी। जबकि पर्शियन खाड़ी की तरफ अल हिस्सा सऊदी अरब के पूर्व और दक्षिण तक फैला हुआ है। इसी हिस्से में 1938 के अंदर पहली बार ब्लैक गोल्ड यानी ऑयल खोजा गया था। अरब के उत्तर में हेल का हिस्सा मौजूद है, जबकि यमन, नजद और हिजाज के बीच में मौजूद हिस्सा असीर रीजियन कहा जाता है। अब आइए जानते हैं कि यह पूरा इलाका सऊदी अरब कैसे और कब बना। मॉडर्न सऊदी अरब के बनने का इतिहास 18वीं सदी से जा मिलता है, जब 1744 में नजद के कबाइली सरदार मोहम्मद इब्न सऊद ने इस्लाम धर्म के एक जानकार मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के साथ मिलकर पहले सऊदी स्टेट या सऊदी रियासत की बुनियाद रखी। इस पहली सऊदी सल्तनत की बुनियाद नजद में रियाद के करीब एक छोटे से इलाके अल दिरिया में रखी गई थी, और इसका नाम था अमीरात ऑफ दिरिया। इस रियासत के सियासी मामले आले सऊद कबीले के कंट्रोल में थे, जबकि धार्मिक मामले वहाबी तहरीक के फाउंडर मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के हाथों में थे।
ये वहाबी और सऊदी इत्तेहाद इस छोटी सी रियासत को न सिर्फ और ज़्यादा फैलाना बल्कि इसके आजू बाजू का पूरा इलाका अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे। ये सऊदी कबीले दरअसल सल्तनत उस्मानिया की इस इलाके पर टिकी हुई हुक्मरानी से कुछ ज़्यादा खुश नहीं थे। फिर आने वाली दिहाइयों में आले सऊद ने अपने मकसदों के ऐन मुताबिक अमीरात ऑफ दिरिया को यानी अपनी नई रियासत को आसपास के इलाकों में और भी ज़्यादा फैलाया और आज के सऊदी अरब का एक बड़ा हिस्सा इनके कंट्रोल के नीचे आ गया। साल 1806 तक मक्का और मदीना दोनों पवित्र शहरों का कंट्रोल आले सऊद हासिल कर चुके थे। हिजाज का ये इलाका उस वक्त उस्मानियों के मुकर्रर किए हुए हाशमी कबीले की हुक्मरानी में था और ये लोग ओटोमन तुर्कों के वफादार थे। इनको शरीफ ऑफ मक्का कहा जाता था। तो दोस्तों, उस्मानी तुर्कों के मददगार हाशमी कबीले पर आले सऊद की एक कामयाबी या कंट्रोल उनकी एक गलती साबित हुई, जिसका खामियाजा आले सऊद को भुगतना भी पड़ा। जब आले सऊद ने हाशमियों को हराया और हिजाज मुकद्दस का कंट्रोल अपने हाथों में लिया तो उस्मानी सुल्तान ने ये वाला हिस्सा आले सऊद से वापस लेने का फैसला किया। उस्मानी सुल्तान मुस्तफ़ा फोर्थ ने मिस्र या इजिप्ट के गवर्नर मोहम्मद अली पाशा को हिजाज का कंट्रोल दोबारा हासिल करने का मिशन सौंप दिया। गवर्नर मोहम्मद अली पाशा ने अपने बेटों को यहाँ पर भेजा, जो बेटे हिजाज से सऊदी फौजों को बाहर निकालने में कामयाब रहे। साल 1812 तक मक्का और मदीना एक बार फिर सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल के नीचे आ चुके थे। फिर हिजाज की हाशमी सल्तनत को भी उस्मानी तुर्कों ने एक बार फिर से बहाल कर दिया। इसी जीत के बाद उस्मानियों के मिस्री गवर्नर मोहम्मद अली पाशा के बेटे इब्राहिम पाशा ने सल्तनत आले सऊद पर हमला करते हुए पहली सऊदी रियासत अमीरात ऑफ दिरिया का भी खात्मा कर दिया। सऊदी बादशाह अब्दुल्ला इब्ने सऊद को गिरफ्तार करके उस्मानी राजधानी कंस्तंतुनिया यानी इस्तांबुल में लाया गया और सबके सामने उनका सर काट दिया गया। इस दौरान तुर्क फौजें नजद रीजियन में रियाद और उसके आसपास के इलाकों में पहरा देती रही। तुर्क और आले सऊद के बीच में हल्की फुल्की झड़पें भी होती रही और सऊदियों ने कुछ इलाके तुर्कों से वापस छीन लिए। 1823 में तुर्की बिन अब्दुल्ला अल सऊद ने एक दूसरी सऊदी रियासत की बुनियाद रखी और इसे अमीरात ऑफ नजद का नाम दिया गया। ये नई सऊदी रियासत भी तेजी से फैलना शुरू हो गई, लेकिन इन्हें जल्द ही एक नए दुश्मन का सामना करना पड़ा। ये नया दुश्मन था सल्तनत अल राशिदी। आइल रीजियन के राशिदियों और नजद के सऊदियों के बीच में फिर 19वीं सदी में खूब झड़पें हुई। यहाँ ये भी याद रहे कि इस दौरान आले सऊद तुर्कों को दिल से ना सही लेकिन कानूनी तौर पर हुक्मरान मान ही रहे थे। इसके अलावा उन्होंने एक और बात का भी ख्याल रखा कि वो हिजाज मुकद्दस पर दोबारा हमला करने से दूर रहेंगे। इसके पीछे वजह ये थी कि वो एक बार फिर उस्मानी तुर्कों से नहीं उलझना चाहते थे। दूसरी वजह ये भी थी कि उस वक्त ब्रिटेन और सल्तनत उस्मानिया के रिश्ते अच्छे थे, इसलिए आले सऊद को ब्रिटेन से मदद मिलने के चांसेस बहुत कम थे। सो उस वक्त हिजाज पर हमला करना जाहिर है अपनी ही तबाही को दावत देने के बराबर था। तुर्की इब्ने सऊद के बाद फैसल इब्ने सऊद अगले सऊदी राजा बने। वो एक बेहतरीन हुक्मरान और सियासतदान थे। उनके राज में आले सऊद के एक नए दौर की शुरुआत हुई। उन्होंने अपनी सल्तनत को मजबूत किया। जब 1865 में उनका इंतकाल हुआ तो आले सऊद सल्तनत एक बार फिर बिखरना शुरू हो गई और हाइल के राशिदी लोग एक बार फिर खतरा बनकर सामने आ गए। ये राशिदी लोग अब इतने ताकतवर हो गए थे कि अब 1891 में इन्होंने दूसरी सऊदी रियासत नजद की राजधानी रियाद का कंट्रोल भी हासिल कर लिया। इस तरह आले सऊद की इस दूसरी सल्तनत का भी खात्मा हो गया। इस हार के बाद आले सऊद के ज्यादातर लोगों को तड़ी पार करके कुवैत भेज दिया गया। तड़ी पार किए जाने वालों में उस वक्त के सऊदी हुक्मरान अब्दुल रहमान इब्ने फैसल और उनके बेटे अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान अस सऊद भी शामिल थे। अब्दुल अजीज ने तड़ी पार के दौरान अपने पिता को ही खानदान के हेड या लीडर के ओहदे से उतार दिया और खुद लीडर बन बैठे, क्योंकि वो इस तड़ी पार की जिंदगी से बिल्कुल खुश नहीं थे। सो अब्दुल अजीज ने आले रशीद से बदला लेने और नजद का कंट्रोल दोबारा हासिल करने का फैसला किया। साल 1902 में वो मुट्ठी पर लोगों के साथ रियाद में एक बार फिर से दाखिल हुए। अपनी वापसी पर राशिदी गवर्नर को कत्ल करके उन्होंने दोबारा रियाद का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। बाद में और भी इलाके उन्होंने आले राशिद से वापस छीनना शुरू कर दिए। वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होने से पहले तक अब्दुल अजीज अरब के अल हिस्सा रीजियन को अपनी सल्तनत में शामिल कर चुके थे। इनके अंदर अल इख्वान का भी एक अहम किरदार था। ये अल इख्वान दरअसल खानाबदोश लड़ाकू कबीले थे जो अरब के रेगिस्तान की गर्मी
और सख्तियाँ बर्दाश्त करने की पूरी सलाहियत रखते थे। जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ तो उस्मानी तुर्कों ने अलायंस के मुकाबले में सेंट्रल पावर्स का साथ दिया। ऐसी सूरत हाल में ब्रिटेन को अरब के अंदर अपने किसी न किसी मददगार की तलाश थी। सो ब्रिटेन ने अब्दुल अजीज को खुलकर सपोर्ट करना शुरू कर दिया। बल्कि ब्रिटेन ने तो इस दौरान होने वाली सऊदी वर्सेस रशीदी जंग में आले सऊद को सपोर्ट की आड़ में मदद भी भिजवाई। बदले में उन्होंने सऊदियों से इस बात की मांग की कि वो कुवैत, बहरीन और आमान के मसलों में इंटरफेयर नहीं करेंगे। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ही अरब रिवोल्ट की शुरुआत हो चुकी थी, यानी अरबों ने उस्मानी सल्तनत के खिलाफ भी बगावत कर डाली थी। सऊदी भले ही उस्मानी तुर्कों की अरब हिस्से पर हुक्मरानी को नहीं मानते थे और वो उस्मानी तुर्कों के खिलाफ भी थे, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि आले सऊद उस्मानी तुर्कों के खिलाफ होने वाले अरब रिवोल्ट का हिस्सा नहीं बने, यानी बगावत में शामिल नहीं हुए थे। बल्कि उस्मानियों के खिलाफ ये बगावत उनके वफादार शरीफ ऑफ मक्का हुसैन इब्न अली अल हाशमी और उनके बेटों ने छेड़ी थी। ब्रिटेन उस्मानी तुर्कों के खिलाफ उठने वाली किसी भी तहरीक को खुलकर भरपूर सपोर्ट करता था। यहाँ भी ब्रिटेन ने ऐसा ही किया। ब्रिटेन ने शरीफ ऑफ मक्का के साथ लेटर्स में बातचीत की और अरब को एक आज़ाद देश घोषित करने का वादा भी किया। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ही लॉरेंस ऑफ अरेबिया नाम का एक किरदार भी सामने आया। ये लॉरेंस ऑफ अरेबिया एक एजेंट के तौर पर जंग के दौरान अरबों को ब्रिटेन की मदद का यकीन दिलाने के लिए आया था। इस शख्स के साथ ब्रिटेन के फौजी दस्ते भी थे। उन्होंने तुर्कों के खिलाफ बगावत करने में अरबों की बहुत मदद की और अरब के सारे कबीलों को एकजुट किया। यहाँ तक कि लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने अरबों पर बहुत सा पैसा भी लुटाया। वर्ल्ड वॉर के बाद लॉरेंस ऑफ अरेबिया यहाँ से वापस ब्रिटेन चले गए थे। अब जंग के बाद पूरा अरेबियन पेनिनसुला तो नहीं, लेकिन इराक और उर्दन वगैरह के इलाके हाशमियों को यानी शरीफ ऑफ मक्का के खानदान को जरूर मिले, जहां शरीफ ऑफ मक्का के बेटों को राजपाट सौंपा गया। उर्दन या जॉर्डन का हुक्मरान आज भी इसी हाशमी खानदान से ही है। बहरहाल इराक में हाशमी सल्तनत साल 1958 तक ही कायम रह सकी। अब खिलाफत उस्मानिया का तो खात्मा हो चुका था और हिजाज पर हाशमियों का कंट्रोल था, जबकि नजद रीजियन और इसके साथ अल हिस्सा के इलाके पर आले सऊद का राज था। दोनों एक दूसरे के विरोधी तो थे ही, साथ ही दोनों ये चाहते थे कि पूरे अरेबियन पेनिनसुला पर उनका अकेले का राज हो। सो इसी दौरान सऊदियों ने 1920 में असीर रीजियन और 1921 में रशीदियों को हराकर पूरा हाइल का हिस्सा यानी उत्तरी अरब का हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। अल हिस्सा को सऊदी पहले ही अपने कंट्रोल में ले चुके थे, यानी अमीरात ऑफ नजद हिजाज के अलावा तकरीबन पूरे अरेबियन पेनिनसुला पर फैल चुकी थी। वर्ल्ड वॉर के दौरान हाशमियों ने क्योंकि ब्रिटेन का साथ दिया था, इसलिए अब हिजाज मुकद्दस के इलाकों को आले सऊद इतनी आसानी से अपने कब्जे में नहीं ले सकते थे, क्योंकि ब्रिटेन अभी भी हाशमियों का मतलब अल हिजाज पर राज करने वालों का मददगार ही था। किसी भी फ्रीक की तरफ से छेड़ी गई जंग ब्रिटेन जैसी सुपर पावर को भी जंग में धकेल सकती थी। अब इसी मसले के मुमकिन हल के खातिर सऊदी शहजादा फैसल बिन अब्दुल अजीज पहले ही साल 1919 में ब्रिटेन का दौरा कर चुके थे और वो ब्रिटेन को इस बात के लिए मनाने में कामयाब रहे कि अरब के हाशमियों और आले सऊद की लड़ाई में ब्रिटेन किसी का भी साथ हरगिज ना दे, और ब्रिटेन ने बज़ाहिर ऐसा करते हुए किसी का साथ नहीं दिया। साल 1925 तक आले सऊद ने हिजाज का पवित्र हिस्सा अपने कंट्रोल में ले लिया। अगले ही बरस यानी 1926 में अब्दुल अजीज ने अपने आप को हिजाज का रूलर या बादशाह भी डिक्लेयर कर दिया। अब्दुल अजीज नजद और हिजाज पर अगले 6 बरसों तक 2 अलग अलग किंगडम्स के तौर पर राज करते रहे और बिलाखिर साल 1932 में उन्होंने दोनों किंगडम्स को एकजुट करते हुए किंगडम ऑफ सऊदी अरब की बुनियाद रखी, जिसे आज हम मॉडर्न सऊदी अरेबिया के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों, अपने शुरुआत में तो ये गरीब देश हुआ करता था। यहाँ के लोग भेड़ बकरियां पालने का काम करते थे और भी कई व्यापार किए जाते थे। यहाँ पर ज्यादातर खजूरें ही उगती थी, क्योंकि ये इलाका सिर्फ रेगिस्तान की रेत से ही बना हुआ है। लेकिन फिर साल 1938 में अल हिस्सा रीजियन में ब्लैक गोल्ड यानी ऑयल के भंडार मिलना शुरू हो गए, जिसके बाद सऊदी अरेबिया ने जो तरक्की की वो आपकी आंखों के सामने है। तो ये थी वो शॉर्ट स्टोरी के मुसलमानों का सबसे पवित्र देश सऊदी अरब कैसे वजूद में आया। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलता हूँ अगली किसी वीडियो में।